ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर ख़ान और आप देख रहे हैं लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं उन मौज़ूआत पर जिनके बारे में हम आपको पहले ही अपने प्रोग्राम प्रोमोस के ज़रिए इन्फॉर्म करते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब नवीन के चौधरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल गवर्नर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक रहेगा अमरनाथ यात्रा 2013। नाज़रीन, अगर आप अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में कोई सवाल हो आपके जहन में या कुछ क्लियरिफिकेशन चाहिए, कुछ जानना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। नवीन जी, आपका खुशामदीद है प्रोग्राम में, सर वेलकम। सर, 28 जून से यात्रा शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा, तो जहाँ तक प्रिपरेशंस का ताल्लुक है हम जानना चाहेंगे कि प्रिपरेशंस के बारे में आज की डेट में इस वक्त क्या स्टेटस है। आप जैसा जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा एक ऐसे इलाके में संपन्न होती है जो कि पहाड़ों का इलाका है, काफ़ी ऊंचाई की यात्रा है और इसमें काफ़ी कठिनाइयां होती हैं और साल का एक बड़ा हिस्सा ये यात्रा एरिया बर्फ़ से ढका होता है, तो एक तैयारियों के लिए काफ़ी कम वक्त मिलता है जी। फिर भी इस कम वक्त में कई सालों का एक्सपीरियंस है बोर्ड की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों की तरफ से, दोनों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग और गांदरबल के कई सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसियां जैसे मौसम विभाग, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ये इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमारे JNK पुलिस और अदर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सुरक्षा की तैयारियों में लगते हैं। तो सारे डिपार्टमेंटों और जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से पूरी तैयारी चल रही है और अंतिम चरण में है और यात्रियों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा हो सके 28 जून को यात्रा प्रारंभ होने से पहले उसको पूरा कर लिया जाएगा। जी जी नवीन जी, अभी पिछले दिनों उत्तराखंड में एक हादसा हुआ यात्रा के दौरान ही, तो मौसम की मार कहिए एक हिसाब से वही थी। क्या ये जो वहाँ पे ट्रेजेडी हुई, जो जिस तरह का चैलेंज एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आया, आपने क्या उससे कोई सीख ले ली, कोई लेसन ले लिया? और मौसम के सिलसिले में, मौसम की पेशेंगोई के सिलसिले में आपके क्या अरेंजमेंट्स हैं? हमने मौसम के ऊपर पिछले कई सालों से ध्यान दिया है कि मौसम की जानकारी जितनी हमें एक्यूरेट मिल सके और जितनी तेज़ी से मिल सके, जिससे कि अगर कभी खराब मौसम आने वाला हो और पहले अगर आपको पता चल जाए तो आप यात्रा को रोक सकते हैं और कोई जानी नुकसान ना हो, इसको आप इंश्योर कर सकते हैं। ये बोर्ड के ध्यान में पिछले कई वर्षों से रहा है और पिछले 2 वर्ष से ऑनरेबल गवर्नर ने टेकअप किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर से, और उसका नतीजा ये निकला कि पिछले साल हमारे यहाँ यात्रा एरिया में 3 एडवांस वेदर वार्निंग सिस्टम लगे, जिससे हमें पिछले साल काफ़ी अच्छी मौसम की जानकारी मिली। ये तादाद एडवांस वेदर वार्निंग सिस्टम की इस बार बढ़कर 6 हो गई है और पूरी यात्रा एरिया कवर कर दी गई है, जिससे कि हमें हर 2 घंटे 3 घंटे पे आने वाले मौसम की जानकारी मिल सके। और अगर कोई एडवर्स वेदर आने वाला है, कोई क्लाउड बस्ट होने वाला है या हेवी रेन फॉल होने वाला है, तो ऐसी सूरत में हम तुरंत उस पर कार्रवाई कर सकें। मैं आपको एक और ख़ास बात बता दूं कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस, हमारे बोर्ड के पदाधिकारी, कैंप डायरेक्टर्स, हर किसी को यात्रा में आने वाले मौसम की जानकारी SMS के जरिए मिलेगी। 1 SMS विल गो टू दिस बल्क ऑफ पीपल एंड सो दैट हम सब इमीडिएटली जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सबको आ रही है और हम सब मिलके कोऑर्डिनेटेड वे में अगर रेगुलेशन करना है, किसी वक्त यात्रा रोकनी है मौसम को देखते हुए, तो हम रोक पाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि मतलब इस तरह की कोई ट्रेजेडी ना होने पाएगी। जी नवीन जी, ये जो उत्तराखंड में हुआ था, पहाड़ी इलाकों में जो लोग फंसे हुए थे, तो उनकी रेस्क्यू के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जैसा कि लेकिन अगर वेदर का कुछ ऐसा मसला हुआ कि हमारे यात्री माउंटेनस ट्रैक में कहीं हों, तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं? बिल्कुल सही बात है। मौसम की जानकारी होना और प्रीएम्प्टिव मेजर लेना एक बात है। दूसरी बात, हर जगह पे जो हमारे जवान लगे हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के, दूसरे डिपार्टमेंटों के पदाधिकारी हैं, वो सेंसिटाइज किए गए हैं। पहली दफ़ा यात्रा में हमारी 6 माउंटेन रेस्क्यू टीम होगी। इन एडिशन NDRF
और एसडीआरएफ की टीमें जगह जगह तैनात होगी, जो पूरी माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स के साथ लैस होंगे। जो बीमार यात्री होंगे, जो इसमें बुरी तरह फंस गए होंगे, अगर हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन पॉसिबल होगा तो वो किया जाएगा। अदरवाइज उनको फास्टर मीन्स घोड़े डांडी के जरिए जल्दी से बेस हॉस्पिटल्स में लाया जा सके, उसके इंतजाम किए गए हैं। लेकिन हमें काफ़ी उम्मीद है कि जो ये हमारे ट्रेंड मैन पावर हैं, खास के जम्मू कश्मीर पुलिस का माउंटेन रेस्क्यू टीम, जो 6 की तादाद में 6 क्रिटिकल जगहों पे होंगे, आईटीबीपी का रेस्क्यू टीम होगा जी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जगह जगह तैनात की गई है जी। तो हमारी तरफ से एक और मैं बता दूं कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि अगर किसी भी ढंग की इमरजेंसी आती है, कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सी एजेंसियां किस काम को करेंगी, इसको पूरी तरह से एक गाइडलाइन की शक्ल दी गई है। तो हम किसी भी इवेंचुअलिटी को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, ये जो आपके बेस कैंप है नुनवन यहाँ पहलगाम में, तो उसके बाद जो नुनवन से लेके केव तक, वहाँ तक जो भी एनरूट एरियाज़ हैं, उनमें कुछ जगहों पर आपने इस तरह की कैंपिंग साइट्स की हैं कि रात को अगर किसी को रुकना पड़े, क्योंकि ये तो जो पैदल जाते हैं वो कई दिन तक चलते रहते हैं, तो बीच में रात तो गुजारनी पड़ेगी। जैसे आपने नुनवन का जिक्र किया, अगर आप नुनवन से जाते हैं पहले तो बाई रोड आप चंदनवाड़ी पहुंचते हैं, और चंदनवाड़ी से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। आप पिस्सू टॉप और नागाकोटी जैसे कठिन चढ़ाई को पार करके आपका पहला बेस कैंप आता है शेषनाग में जी। तो जो लोग अच्छे तंदुरुस्त हालत में नहीं होते हैं वो शेषनाग में स्टे करते हैं और नेक्स्ट डे आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग जो तंदुरुस्त हालत में होते हैं वो पंचतरनी में जाके नेक्स्ट जो अगला बेस कैंप है वहाँ करते हैं और नेक्स्ट डे होली कैंप जाते हैं। सिमिलरली हमारा बालताल में बेस कैंप है जी। तो ये हमारे 5 मेजर बेस कैंप्स हैं जहाँ पे लोग नाइट हॉल्ट कर सकते हैं जी। नवीन जी, क्या अब की बार सिक्योरिटी के कुछ ज़्यादा ही इंतजाम किए गए हैं? सिक्योरिटी के इंतजाम हर साल किए जाते हैं और आप ने देखा है कि हमारी यात्रा इंसिडेंट फ्री रही है। सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम आर्म फोर्सेज, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज और ग्राउंड पे हमारी जम्मू कश्मीर की अपनी पुलिस होती है और इन सब का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है कि सिक्योरिटी की कोई इशू नहीं आई है पिछले कुछ सालों से और हमें पूरा भरोसा है कि हमने पूरे इंतजाम किए हैं। नवीन जी, अखबारों में कुछ इस तरह आया था कि अब की बार कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक जो असेसमेंट होती है सिक्योरिटी एजेंसियां अपने ढंग से करती हैं और उन्होंने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं जी। ये जो हमारी यात्रा के लिए लोग आएंगे, क्या ये मतलब जम्मू से जो नेशनल हाईवे हमारा है, क्या ये एक पर्टिकुलर टाइम पे निकलेंगे या दिन रात इनका कारवां चलता रहेगा? जैसे बसों के ज़रिए, कुछ लोग तो अपनी मोटर कार से आते हैं, अपनी प्राइवेट व्हीकल से, क्या ये बसों में आएंगे या दिन भर चलते रहेंगे रूट पे? जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई वर्षों से जम्मू डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ भगवती नगर जम्मू में एक यात्री निवास बना रखा है जी। और मैक्सिमम यात्री काफ़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर वहाँ पे SRTC के बसों की व्यवस्था होती है। हर साल रेट फिक्स किए जाते हैं और एक प्रॉपर टाइम पे अर्ली मॉर्निंग हर दिन यात्रियों को वहाँ से छोड़ा जाता है और वो कन्वाय के शक्ल में पहलगाम और बालताल पहुँचते हैं। और आपने ठीक फरमाया, इसके बावजूद कई प्राइवेट गाड़ियाँ यात्रियों को लेकर आती हैं, बट दिन रात चलने का सवाल नहीं होता। क्वेश्चन ये है कि आप शाम तक बलताल और पहलगाम पहुंचते हैं तभी आप अगले दिन यात्रा आप अपनी शुरू कर पाएंगे। किसी भी वक्त यात्रा शुरू करने की इजाज़त नहीं होती कि जनरली इस साल हम 11 बजे के दिन के बाद किसी भी दिन यात्रियों को चंदनवाड़ी और बालताल से एक्सेस कंट्रोल गेट पार करने की इजाज़त नहीं देंगे। आइडिया इसके पीछे ये है कि यात्री समय से अगले बेस कैंप पहुंच जाएं या लौट सकें किसी पर्टिकुलर बेस कैंप में दर्शन करके। अगर आप हर वक्त यात्रियों को छोड़ेंगे तो उनके अंधेरे में कहीं फंस जाने की खतरा रहता है और एडवर्स वेदर का सामना उनको करना पड़ सकता है।
तो एक निश्चित टाइम पे उनको पहुंचना पड़ेगा और यात्रा का एक्सेस कंट्रोल गेट से 11 बजे के बाद उनको आगे जाने की इजाजत नहीं। वो हो गया ना सर, जब पहलगाम या बालतल पहुंचेंगे सोनामार्ग, लेकिन जब जम्मू से शुरू होगी यात्रा तो जम्मू से कोई खास फिक्स टाइम पे चल? जम्मू से एकदम तड़के उनको छोड़ा जाता है, तकरीबन 7 बजे के आसपास ये कन्वॉय रवाना होती है और यात्रियों को भी कोशिश करना चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे ही चले, सो दैट शाम के पहले वो किसी बेस कैंप या जहाँ भी होटल में उनको रुकना है वहाँ वो पहुँच सके। अच्छा, ये सुविधा है उनको, या होटल में रहें या बेस कैंप में? बिल्कुल बिल्कुल। कई यात्री यहाँ श्रीनगर, सोनामर्ग या पहलगाम के होटलों में रहना पसंद करते हैं, उनको उनकी पूरी छूट है। जी जी सर, वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो। हेलो जी जी सर, अपना तारुफ बताएं, कहाँ से? हेलो। हाँ जी, कहाँ से, कौन सा बोल रहे हैं? मैं जैनुलाब्दीन बोल रहा हूँ, गोंड कंगन से। जी जी जैनुलाब्दीन साहब फरमाइए। जी सर। जी फरमाइए, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मुझे ये पूछना था कि आप मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी, आप यात्रीज को अच्छी फैसिलिटीज देते हैं, ये अच्छी बात है, तो लेकिन क्या होता है कि आप जो यहाँ की लोकेलिटी जो है, मतलब बालतल से नीचे, यानी कि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की बात करूंगा और पर्टिकुलरली तहसील कंगन की बात करूंगा, तो आप उस वक्त हम लोकल्स की जो है हमारा ख्याल नहीं रख पाते हैं, क्योंकि आप देखिए आप इतनी फैसिलिटीज दे देते हैं इनको, अच्छी तरीके से फैसिलिटीज दे देते हैं कि जो यहाँ वहाँ पे मतलब हमें जो काम करना चाहिए था वो हम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। किस तरह का काम? आप लीजिए, आप फ्रीलांसर्स को आपने मतलब खुली छूट दे दी है। आप किस तरह का काम कहते हैं कि जिसमें आपको दिक्कत आती है? जी देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो भाई हैं अपने, यहाँ हम सब हैं, हम घोड़े लेके जाते थे पहले, तो क्या होता था कि हमारा काम अच्छे से चलता था, मतलब बालतल से अमरनाथ तक, गुफा तक, तो अच्छी बात है। लेकिन आप फिर देखिए चॉपर्स आपने भेज दिए, और वो भी इतने सस्ते दामों पे कि मतलब अब यात्री जो है प्रेफर करते हैं कि मतलब वो थ्रू एयर ही जाते हैं कि ठीक है भाई आराम से जाएंगे और रेट भी कम है। लेकिन आपने उस वक्त ये नहीं सोचा कि इस घोड़े वाले का क्या होगा। और फिर देखिए आप मतलब फ्रीलांसर्स भी जितने मतलब जितनों की मर्जी होती है वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा चाय वाला वहाँ पे चाय बनाने के लिए जाता था, या जो वहाँ पे बुकिंग के लिए जाता था बालतल यहाँ गुफा के पास, तो उसका अब कोई काम नहीं रहा। ऑलरेडी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन अब क्या हमारी ये उम्मीद थी कि अब ठीक है बालतल का सीजन। जी जैनुलाब्दीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। आपका सवाल नवीन जी। सर एक हेलो जी जी एक मेन देखिए, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर किसी का मतलब किसी पे बढ़ता है कश्मीर के किसी इलाके में, तो वो है मतलब तहसील कंगन, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, क्योंकि मतलब आप देखिए एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, मतलब इससे जितनी भी यात्रा आती है यहाँ पे, तो इसका तो हमें कोई फायदा भी मिलना चाहिए। अगर नुकसान हमारा होता है तो फायदा भी हमें। चलिए कोई बात। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब मैं 2 हिस्सों में दूंगा। आपने फरमाया कि घोड़े वालों का बिजनेस कम हो गया और बिकॉज चॉपर, ये सही बात नहीं है, इसलिए कि मैं आपको ये बात बताऊं कि जहां 15,000 यात्री आसपास तक इजाज़त है, 15,000 सीमा फिक्स की गई है कि दोनों रूट मिला के 15,000 से ज़्यादा प्रतिदिन नहीं जा सकते पैदल, और उसके मुकाबले हेलीकॉप्टर जिस दिन बहुत अच्छा वेदर होता है उस दिन मैक्सिमम 1200 से 1300 लोगों को ऊपर ले जा सकता है। तो नॉट इवन 10% ऑफ टोटल यात्री ट्रैवल बाय हेलीकॉप्टर, बाकी मैक्सिमम घोड़े का ही इस्तेमाल करते हैं। और घोड़े की रजिस्ट्रेशन और पोनी की रजिस्ट्रेशन कभी भी पिछले सालों से कम नहीं हुई है, ये तादाद पिछले कई सालों से उतनी ही है। और हर साल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं हमारे गांधरबल के और अनंतनाग के, हम उनको कहते हैं कि आप एक अच्छा रिजनेबल रेट जो उनको उनकी रोजी रोटी के माकूल हो वो आप फिक्स करिए, वो फिक्स भी करते हैं। और घोड़े वालों के बगैर तो यात्रा हो ही नहीं सकती, ना सिर्फ यात्री को ले जाना बल्कि जितने भी सामान चाहिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के हों, चाहे वो लंगर के हों, चाहे वो दुकान वालों के हों, या किसी भी तरह की सुविधा के लिए घोड़े वालों की जरूरत होती है और काफी अच्छे तादाद में होती है, और उनके नंबर उतने के ही उतने हैं। हमने उनको घोड़े वालों को इंश्योरेंस की भी सुविधा बोर्ड की तरफ से मुहैया कराई गई है। जैसे इनको जैनुलाब्दीन साहब को शायद ना पता हो कि हर साल ये पूरे यात्रा, ये क्योंकि घोड़े वालों का काम यात्रा के 1 महीने पहले से शुरू हो जाता है, जब वो सामान की ढुलाई, दूसरी सुविधाओं की ढुलाई शुरू करते हैं।
और कई कमजोर घोड़े या बीमार घोड़ों की मौत भी हर साल होती है। और हमने ईच घोड़े का 30,000 रुपए का इंश्योरेंस कराया है और पिछले साल 87 ऐसे घोड़े वालों को 30,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई है। तो हम इन सर्विस प्रोवाइडर्स का महत्व समझते हैं, इम्पोर्टेंस समझते हैं कि इनका क्या रोल है यात्रा में, इनकी रोजी रोटी अच्छी तरह से चले, इनके घोड़े सुरक्षित रहे, ये रहे। हमारे इनके कंगन एरिया की एक लेबर की फिर पिछले साल मौत हो गई थी, जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए कुछ सामान लेके जा रहे थे, पैर फिसल गया और एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई। किसी इंश्योरेंस से ना भी कवर होने के बावजूद हमने जितनी आर्थिक सहायता उनको 1 लाख रुपए की मदद दी। तो हमारे इस एरिया के लेबर वाले हैं, घोड़े वाले हैं, पिट्ठू हैं, जो दांडी पे बुजुर्गों को, जो लोग बिल्कुल ही नहीं चल सकते, उनको पालकी पे ले जाते हैं। तो ये सब हमारे यात्रा के इनके बगैर यात्रा हो नहीं सकती है और इनको कम करने का कभी सवाल ही नहीं पैदा होता और इनकी रोजी रोटी का पूरा ख्याल रखा सुरक्षित है, रखा जाएगा। सर, महाराष्ट्र से हमारे लिए कॉलर हैं। हेलो हेलो हेलो, कॉल शायद मुमकिन नहीं हो सकी। जी सर, ये जो इस वक्त इस यात्रा के लिए यात्री आएंगे, जितनी भी तादाद में आएंगे, उसके लिए तो आपका कुछ नंबर तो मुकर्रर किया होगा, लेकिन डूज एंड डोंट्स की जहां तक बात है, यात्रियों को किस चीज का ख्याल रखना होगा? मैं पहले आपकी नंबर की बात करूंगा। नंबर कुछ ना कुछ नहीं, एक फिक्स नंबर है। अच्छा। कि एक रूट, यात्रा के 2 रूट है, एक पहलगाम से, एक बालताल से। जी। दोनों रूट से पर डे मैक्सिमम 7,500 यात्री जा सकेंगे। इन एडिशन, जो जैसा कि मैंने बताया, वेदर ठीक रहने पे 1200 से 1400 के बीच में प्रतिदिन दोनों रूट मिला के हेलीकॉप्टर से लोग पंचतरनी जाते हैं, बालताल से पंचतरनी और पहलगाम से पंचतरनी। अच्छा। सो दिस इज द नंबर फिक्स्ड। और ये भी बता दूं कि दोनों जगह बालताल और चंदनवाड़ी में एक्सेस कंट्रोल गेट्स बनाए गए हैं और वहां पे रजिस्ट्रेशन की चेक हो गई। सो कोई भी अनरजिस्टर्ड यात्री ना जा पाएंगे। तीसरी बात, यात्रियों से मैं कहूंगा कि आपको काफी कठिनाई हो सकती है। आपका जिस दिन का रजिस्ट्रेशन हो, कृपया उसी दिन आप रजिस्ट्रेशन गेट पे पहुंचिए जी, और इसको आसानी से चेक किया जा सके, इसलिए हमने हर दिन का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का कलर अलग रखा है। अच्छा। रजिस्ट्रेशन पेपर मुख्तलिफ कलर के होंगे। जी जी जी। और एक्सेस कंट्रोल गेट को इस ढंग से वहां पे तामीर की गई है कि आप उसको पार नहीं कर पाएंगे बगैर रजिस्ट्रेशन पेपर के। तो मैं कहूंगा ये आपके हक में है कि आप रजिस्ट्रेशन करा के आइए, क्योंकि जो लोग रजिस्टर्ड यात्री हैं उनके लिए बोर्ड ने इंश्योरेंस की भी सुविधा कराई है कि जब से वो जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर करते हैं और यात्रा कंप्लीट करके जम्मू कश्मीर से बाहर चले जाते हैं, उस वक्त तक के पीरियड के लिए अगर उनका कोई एक्सीडेंटल ऊपर वाला ना करे, अगर ऐसा हो जाए हादसा, तो उनकी फैमिली को आर्थिक मदद दी जा सके। तो ये आपके हक में भी है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराकर आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की इस बार बोर्ड ने आपकी सुविधा बढ़ा दी। कई यात्रियों की ये शिकायत होती थी कि हमारे नजदीकी शहर या 2-3 डिस्ट्रिक्ट आगे तक रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं है। तो पिछले साल जहां हमने 174 बैंक ब्रांच के जरिए रजिस्ट्रेशन करी थी जी, हमारे चेयरमैन के इंस्ट्रक्शंस पे हमने इस बार 422 जगहों पर इनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा कराई। सर, ये महाराष्ट्र से विजय गांधी हमारी लाइन पे आ गए। हेलो 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 जी। हाँ सर। हाँ विजय जी। हाँ सर, विजय गांधी बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। हाँ जी, फरमाइए। हाँ, हेलीकॉप्टर के लिए मैंने, जैसे आपका बुकिंग चालू हुआ, मैंने ट्राई किया, लेकिन वो 15-20 मिनट में वो पूरा हेलीकॉप्टर का बुकिंग फुल हो गया। लेकिन सीनियर सिटीजन, लेडीज के लिए, हैंडीकैप कोई हो, उसके लिए कोई अलग से कोई सुविधा है हेलीकॉप्टर के लिए बुकिंग के लिए, करंट बुकिंग या ऐसा कुछ? सर, जैसा कि मैंने गांधी साहब, मैंने आपको बताया कि हेलीकॉप्टर की बहुत लिमिटेड सुविधा है। वहां पर टोपोग्राफी होने कारण हेलीकॉप्टर सुविधा अनलिमिटेड नहीं हो सकती। और बालताल से हेलीकॉप्टर सर्विस है और पहलगाम से हेलीकॉप्टर सर्विस है। सिंस हमने सिर्फ 25% हेलीकॉप्टर टिकट ऑनलाइन के जरिए हुई थी और आपको मैंने बताया कि एक दिन में 1200 से 1400 मैक्सिमम यात्री जा सकते हैं, तो वो तुरंत बुक हो जाती है।
अब रही बात जो आपने पूछा सवाल, क्या बुजुर्ग और विकलांग लोगों के लिए कोई सुविधा है? कम से कम 300 से 400 टिकट रोज ऐसे होते हैं जो बालताल और पहलगाम में करंट बुकिंग के आधार पर लोगों को दिए जाते हैं। जी। और वो हमने कंससली रखा है कि जो लोग एडवांस में नहीं करा पाए बुकिंग, उनको भी मौका मिले। हम नहीं कह सकते कि सबको टिकट मिल ही जाएंगे, बट 300 से 400 लोगों को करंट बुकिंग वहां मिल पाती है। और हमारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है इन हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स को कि जो बुजुर्ग हों, जो किसी भी तरीके से विकलांग हों, या औरतें हों या बच्चे हों, इनको आप प्रेफरेंस दीजिए। बच्चे तो खैर अब छोटे, इस साल की यात्रा पे नहीं जा सकते, बट इन कैटेगरी के लोगों को हमने प्रेफरेंस देने के लिए कहा है। जी सर, अंदर कॉलर हमारे साथ हैं जम्मू से। हेलो। जी। हेलो। हेलो जी फरमाइए, कौन सर? सर मैं जगदीश ठाकुर बोल रहा हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट रियासी जम्मू प्रोविंस में पड़ता है, गुलाबगढ़ में। जी जगदीश जी। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या है, और अगर रजिस्ट्रेशन ना हो तो क्या हम दर्शन कर सकते हैं? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे जो यात्री वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई उनकी कोई घटना घट जाए तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए सर? जी जगदीश जी, मैं सबसे पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। रजिस्ट्रेशन के बगैर आप यात्रा नहीं कर सकते। अब रही बात रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जो मैं अभी बता रहा था कि इस साल 422 बैंक ब्रांचों के जरिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई थी, जिसकी पूरी लिस्ट हमारे श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पे उपलब्ध है कि आपके पास नजदीकी कौन सा रजिस्ट्रेशन सेंटर है। शायद आपके सबसे नजदीक उधमपुर में रजिस्ट्रेशन सेंटर है, जेएनके बैंक के ब्रांच में। कैसे आप करा सकते हैं? सिंपल, आपको एक फॉर्म भर के एप्लीकेशन वहां देना होता है, 4 फोटोग्राफ ले जाने होते हैं और 30 रुपीज की रजिस्ट्रेशन शुल्क लगती है। और आप रजिस्ट्रेशन एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने के बाद हासिल कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आप कहां से करा सकते हैं, इसकी भी पूरी लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने हमारी वेबसाइट पर रखी है। सारे स्टेट गवर्नमेंटों ने अपने अपने स्टेट में डॉक्टरों को और मेडिकल इंस्टीट्यूट की पहचान की है और उनको ऑथराइज किया है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं। मेडिकल सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन के साथ आप उस बैंक ब्रांच पे जाएं और आप वहां से फोटोग्राफ देके सारी कार्रवाई पूरी करके आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर किसी यात्री ने लास्ट मिनट यात्रा पे आने का तय किया है और वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उसकी आखिरी रजिस्ट्रेशन की जो फैसिलिटी मुहैया होगी वो जम्मू में, लेकिन वो इस बात पर निर्भर करती है कि उस पर्टिकुलर डे क्या हमें 15,000 का जो हमारा पर डे का कोटा फिक्स है, उसमें हमें सीटें बच गई हैं क्या। अच्छा, अगर जिस दिन भी सीटें बच गई होंगी उतनी सीटें हम उनको करंट रजिस्ट्रेशन जम्मू में मुहैया हम करा पाएंगे, लेकिन उनको भी अपने साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा या जेएनके गवर्नमेंट ने जिन डॉक्टरों हॉस्पिटल्स को ऑथराइज किए हैं उनसे जाके मेडिकल सर्टिफिकेट लाने पड़ेंगे। जी, दिस मेडिकल सर्टिफिकेट इज ऑलमोस्ट फिटनेस सर्टिफिकेट टाइप। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, क्योंकि आप एक बहुत कठिन यात्रा पे जा रहे हैं, आपको इस बात को समझना होगा। ये अगर आप मान लीजिए कोई यात्री अभी हमें जैसे महाराष्ट्र से कॉल कर रहे थे, ऑलमोस्ट आप कई जगहों पे महाराष्ट्र में आप 0 फीट एबव सी लेवल से आते हैं जी, और जब आप इस यात्रा एरिया में आते हैं तो आप 12,000 14,000 फीट, महागुनस टॉप 14,500 फीट पे है, होली के 13,500 फीट पे है, मैक्सिमम यात्रा एरिया 10,000 फीट एबव सी लेवल है। हिली एरिया है, सारा हिली एरिया है, आप काफी ऊंचे माउंटेन्स में जा रहे हैं, तो आप और ना ही आपके पास इतना वक्त है कि आपने ठीक से अपने को एक्लिमेटाइज किया। तो आपका फिटनेस ठीक होना चाहिए, इसकी जांच करवा लेना आपके हित में है जी। और इसलिए ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो हमारी स्पेशल हाई पावर कमेटी थी उन्होंने उसको मुकर्रर किया। पिछले साल हमने शुरू किया था मेडिकल सर्टिफिकेट का सिलसिला, लेकिन कहा गया कि कुछ डॉक्टरों ने ठीक से लोगों की जांच पड़ताल नहीं की, इसलिए इस बार तय कर दिया गया कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने जुरिस्डिक्शन में तय करेगी कि कौन डॉक्टर्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो सही ढंग से मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। नवीन जी, वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो 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 जी, सर अपना तारुफ दें।
फारूक अहमद बोल रहा हूँ सर, पहलगाम से। हाँ फारूक साहब बोलिए। सर एक बात है कि अब अगर यात्रियों को यहाँ से नुनवर बेस कैंप से सुबह छोड़ा जाता है सर जी, तो सर इनको ये यात्री ये 11 बजे तक। हाँ लाइन कट गई, मुझे लगता है कुछ कहना चाहते थे ये फारूक साहब। ये रेगुलेशन की बात कर रहे थे कि यात्रियों को अगर सुबह छोड़ा जाता है 11 बजे तक, ये क्या जा पाएंगे? सुबह 7 बजे हमने पहलगाम से छोड़ने की बात नहीं की है। अगर वेदर ठीक रहे तो हमने कहा है कि अर्लीस्ट पॉसिबल, क्योंकि आजकल गर्मी के महीने में 5 बजे तकरीबन सुबह हो जाती है जी। तो 5 बजे के करीब अगर यात्रा वेदर ठीक है तो यात्रियों को छोड़ने का सिलसिला शुरू हो। हमारा ये कहना है कि आप 11 बजे तक हर सूरत में जो यात्री उस दिन यात्रा पे जाने वाले हैं और जिनके पास रजिस्ट्रेशन है वो एक्सेस कंट्रोल गेट पार कर लें, सो दैट वो एक रीजनेबल टाइम पे अगले बेस कैंप तक पहुंच जाएं। और इसमें इस बार कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी, क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अगर यात्री देर शाम को या रात को अगर यात्रा ट्रैक पे फंसा हुआ है तो उसकी मदद पहुंचाना भी एक बहुत कठिन काम हो जाएगा। इसलिए हम इस चीज को थोड़ा सख्ती से रेगुलेट करेंगे। जी जी सर, ये जो चॉपर सर्विस है, आप फरमा रहे थे अभी एक कॉलर को जवाब में कि ये बालतल से हो या पहलगाम से हो, ये कहाँ तक पहुंचाती है? या ये चॉपर जो बालताल से चलते हैं वो भी पंचतरनी पहुंचते हैं, और जो पहलगाम से चलते हैं वो भी पंचतरनी से आगे उनको खुद ही सफर करना। पंचतरनी से आगे का 6 किलोमीटर का सफर होली केप तक या तो पैदल या घोड़े पे या पालकी पे पूरी की जा सकती है। अच्छा, ये ऐसा था पिछले सालों में कि चॉपर यात्रा केव एरिया में? कई साल पहले हेलीकॉप्टर जब बहुत कम स्केल पे जाते थे वो होली केप पे उतरते